स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका योगेंद्र सर और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम उस टेंस को आइडेंटिफाई करें, उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें। मतलब कि जो सेंटेंस हमको दिया गया है वो किस टेंस में लिखा है, तो पहले हम टेंस को आइडेंटिफाई करें, ठीक। उसके बाद हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई मतलब पहचानें, कि पहले टेंस पहचानें फिर सेंटेंस पहचानें। जब टेंस पहचानेंगे तो उसका रूल लगा पाएंगे, सेंटेंस पहचानेंगे तभी उसका रूल लगा पाएंगे। टेंस कोई और रहेगा, रूल कोई और लगाएंगे तो फिर रंग हो जाएगा। चल ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले स्टेप होता है कि हम टेंस पहचानें। टेंस की पहचान हमेशा वर्ब से होती है। टेंस की पहचान हमेशा वर्ब से होती है और दो तरह के वर्ब होते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो टेंस की पहचान कराते हैं और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो टेंस की पहचान नहीं कराते हैं। तो जो वर्ब हमको टेंस की पहचान कराता है वो फाइनाइट वर्ब होता है और जो टेंस की पहचान नहीं कराता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक। आज समझ में, जो टेंस की पहचान कराएगा वो फाइनाइट वर्ब, टेंस की पहचान कराएगा कि मतलब जो हमको टेंस की सूचना दे, जिसको देख करके हम पहचान पाएंगे कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस में लिखा है, उसी वर्ब को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। और जो वर्ब हमको टेंस की पहचान नहीं कराएगा वो नॉन फाइनाइट होगा, ठीक है। तो चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान होता है कि इस सेंटेंस के हिंदी में लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे आएगा, और साथ में काम के शुरू होने का टाइम दिया रहेगा। मतलब कि कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस, कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में वर्ब में रहा होगा, रही होगी, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे आएगा, और काम के शुरू होने का समय देगा कि काम शुरू कब हुआ, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम कब शुरू हुआ था वो काम के शुरू होने का समय देगा और ये भी बताया जाएगा कि काम अभी तक जारी है, मतलब कार्य का भविष्य में जारी रहना पाया जाएगा और काम के शुरू होने का समय दिया रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि वह पढ़ रहा होगा, हम बोलते हैं वह पढ़ रहा होगा, तो इसके लास्ट में रहा होगा आया, लेकिन इससे केवल हमको इतना पता चल रहा है कि काम फ्यूचर में जारी है, ठीक। वह पढ़ रहा होगा, इससे हमको ये पता चल रहा है कि काम फ्यूचर में जारी है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि काम शुरू कब हुआ था, ठीक है। उसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे कहें कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो लास्ट में देखिए रहा होगा आया है, ठीक है। अब काम शुरू कब हुआ था, 2 घंटा पहले, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, ठीक, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे आएगा, और काम के शुरू होने का टाइम समय दिया रहेगा, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। देखिए, ता रहा होगा अगर आएगा तो समय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे बोलते हैं वह जाता रहा होगा, वह जा रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, वह जाता रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया पहचान। हर टेंस का अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अलग हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट का अलग हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर कंटिन्यूअस का अलग हेल्पिंग वर्ब। तो ऐसे देखते चले आएंगे तो हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, जिसमें से शैल हैव बीन लगता है जब सब्जेक्ट के रूप में आई और वी रहेगा तो शैल हैव बीन लगेगा, और आई और वी को छोड़ करके अगर कोई दूसरा हो, ही हो, सी हो, इट हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, यू हो, दे हो, सबके साथ विल हैव बीन लगेगा, ठीक है ना। चलिए, हर टेंस में मेन वर्ब का अलग अलग फार्म लगता है, कहीं फर्स्ट, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड, कहीं आईएनजी। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब का आईएनजी फार्म लगता है। कौन सा फार्म लगता है, वर्ब का आईएनजी फार्म लगता है, ठीक। यही हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ में काम के शुरू होने का समय। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट में कौन सा फार्म लगेगा, वर्ब का आईएनजी फार्म। अब इसमें जो समय दिया रहता है
काम के शुरू होने का वो समय देखिए दो टाइप का होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि निश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? निश्चित समय। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। क्या होता है? अनिश्चित समय। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब अनिश्चित समय। ठीक है, तो अगर इसमें समय दिया है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समय निश्चित है कि अनिश्चित। ठीक है ना। और देखिए कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसमें देखिए समय, ये देखिए समय दिया है ना, समय के साथ ये से शब्द आएगा। ठीक है, 2 घंटे से, सुबह से, रात से, 2 महीने से आएगा ना। उससे की इंग्लिश होती है या तो सिंस होगी या तो फार होगी। से की इंग्लिश क्या होगी? सिंस या फार। ठीक है ना। अब बात यह है कि कब से की अंग्रेजी सिंस लगेगी और कब से की अंग्रेजी फार लगेगी। से की अंग्रेजी कब सिंस होगी और से की अंग्रेजी कब फार होगी। तो ये देखिए, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो से की अंग्रेजी सिंस होगी। और पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, तो से की अंग्रेजी फार होगी। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए मैं बता दे रहा हूँ पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्या है। देखिए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय। देखिए जब कहेगा दिन तो पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित है। 4 दिन अनिश्चित है। महीना पीरियड ऑफ टाइम होता है, अनिश्चित होता है। 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना सब अनिश्चित है। घंटा अनिश्चित है, 4 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा सब अनिश्चित है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक, 3 साल से, तो 3 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 8 साल से, 9 साल से, सब ये पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है ना। अब देखिए, अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। देखिए जब दिन कहेगा तो पीरियड ऑफ टाइम, और जब दिन का नाम रहेगा तो वही पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो 4 दिन से ये अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, और 4 दिन पहले कौन सा दिन था, मान लेते हैं सोमवार था, तो सोमवार देखिए पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। महीना पीरियड ऑफ टाइम होता है, लेकिन महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब पॉइंट ऑफ टाइम होता है। 4 घंटा, ठीक है, तो घंटा पीरियड ऑफ टाइम होता है अनिश्चित, लेकिन जब घंटे का नाम रहेगा, ठीक है, जैसे 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा पीरियड ऑफ टाइम है, और उसी का नाम रहेगा 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 7 बजे, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। 3 साल से, तो 3 साल, तो साल क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। 3 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल, ये सब पीरियड ऑफ टाइम है। और वही रहेगा 2010, 2012, 2018, 2020, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, देखिए सुबह, शाम, दोपहर, रात, कल, ये सब आपका पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। तो इसका मतलब हो गया कि देखिए जब कहेगा 4 दिन से, तो से की अंग्रेजी फार, और दिन का नाम रहेगा तो से की अंग्रेजी सिंस। महीना तो से की अंग्रेजी फार, और महीने का नाम रहेगा तो से की अंग्रेजी सिंस। ठीक है ना। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जब हम कहते हैं 4 दिन से, 4 दिन से, तो 4 दिन से, 4 दिन से का मतलब क्या हुआ कि कोई काम, देखिए ये है 4 दिन, तो 1 दिन है, 2 दिन, ठीक है, 3 दिन, 4 दिन हुआ। तो 4 दिन से का मतलब हो गया कि इस और ये पहला और चौथे दिन के बीच का पीरियड की बात हो रही है। इन दोनों के बीच के पीरियड की बात हो रही है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। अब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि सोमवार से, तो जैसे सोमवार से, तो सोमवार से का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 दिन हुआ, ठीक है, ये सोमवार है। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि वो टाइम का एक सिरा, जैसे पीरियड है ना तो 2 सिरा होगा, मतलब 2 एंड होंगे ना 4 दिन से, तो एक पहला दिन और एक चौथा दिन, दोनों के बीच का समय को क्या कहते हैं, पीरियड। ठीक, इसमें 2 एंड हैं, एक पहला और दूसरा। अब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि वो एक एंड की बात करता है। ठीक ठीक, तो जैसे मान लीजिए सोमवार है, क्या कहेगा, सोमवार। ठीक, तो सोमवार का मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम है। सोमवार क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, एक सिरे की बात हो रही है, सिर्फ यहाँ से बात हो रही है। अब पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि मान लीजिए सोम है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, और सोम और बृहस्पति के बीच के समय की बात करता है, वो पीरियड हो जाता है। और सोमवार से वो केवल एक पॉइंट की बात करता है, इसीलिए पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। ये ऐसे आप समझिए, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा नहीं तो इतना बस समझ लीजिए कि कहेगा दिन, तो पीरियड ऑफ टाइम, दिन का नाम पॉइंट ऑफ टाइम। महीना पीरियड ऑफ टाइम, महीने का नाम पॉइंट ऑफ टाइम। आवर पीरियड ऑफ टाइम, आवर का नाम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए
अब देखिए कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जब मान लीजिए सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ट्रांसलेट करते हैं तो पहले हमको सब्जेक्ट लिखना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लिखेंगे। विल शैल में से एक ही लिखना है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ आई और वी है तो शैल लिखेंगे, आई वी को छोड़ के कोई दूसरा है तो वहाँ पे विल। ठीक है। उसके बाद हैव, सब अब यहाँ हैव सबके साथ लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट सबके साथ हैव, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर, फिर टाइम, ये सब वही रहेगा। केवल जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो फिर ये चेंज होता रहेगा। ठीक है ना। और एक चीज़ और देखिए, ये क्या लिखा है, सिंस फॉर उसके बाद टाइम। हिंदी के सेंटेंस में जैसे लिखते हैं कि हिंदी के सेंटेंस में आएगा समय और इसके साथ आएगा से, तो ये समय नाउन है और से प्रीपोजिशन है, तो हिंदी में प्रीपोजिशन बाद में रहेगा। लेकिन जब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो प्रीपोजिशन पहले चला जाएगा, नाउन बाद में आ जाएगा। ठीक है। तो जब इंग्लिश लिखेंगे तो से पहले हो जाएगा और समय बाद में हो जाएगा। तो देखिए सिंस फॉर पहले लिखा है और समय बाद में लिखा है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सुबह से गाना गा रहा हूँगा। अब मान लीजिए इसको ट्रांसलेट करना है, तब पहले टेंस पहचानेंगे। क्या लिखा है, रहा हूँगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक। आए और साथ में है क्या दिया है, समय, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या लिखा है, रहा होगा। ठीक। कौन सा काम हो रहा है, गाने का। कब शुरू हुआ था, सुबह। तो काम रहा होगा, रही हो गया, आ गया, काम के शुरू होने का समय दिया है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। समय हटा लीजिए, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, और समय जोड़ दो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ट्रांसलेट करिए। पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट कौन है इसमें, मैं की इंग्लिश आई के साथ क्या लगेगा, शैल। ये केवल देखते जाइए, देख देख कर लिखना है। ठीक है ना। आई के साथ क्या लगेगा, शैल, फिर है, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी, वर्ब कौन है, गाना। ठीक। सिंग मतलब गाना, आईएनजी जोड़ दीजिए। ठीक है। तो ये गा रहा की इंग्लिश ये है। ठीक। और फिर ये गाना नाउन है, इस नाउन की इंग्लिश होगी सॉन्ग। ठीक है। अब क्या बचा, सुबह से। तो देखिए ये सुबह से, ये समय है, इसमें ये प्रीपोजिशन है, नाउन है। हिंदी में प्रीपोजिशन बाद में रहेगा, इंग्लिश में इधर, ये इधर, तो से की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। सुबह, दोपहर, शाम सब निश्चित होता है, इसलिए सिंस और मॉर्निंग। ठीक। चलिए, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही होगी। लास्ट में क्या लिखा है, रही होगी। और ये क्या दिया है, काम के शुरू होने का समय। ठीक है ना। कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का। कब शुरू हुआ था, 2 घंटा पहले। तो रहा होगा, रही होगी आ गया, समय दे दिया, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक। अब ट्रांसलेट करिए। पहले सब्जेक्ट कौन है उसमें, वह की इंग्लिश सी, इसके साथ क्या लगेगा, विल शैल, तो सी के साथ क्या लगेगा, विल। उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, फिर वर्ब का आईएनजी, पढ़ना की इंग्लिश रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट दिस बुक। ठीक। उसके बाद सिंस या फॉर, तो 2 घंटा, घंटा क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ से की इंग्लिश क्या लगेगी, फॉर। ठीक। उसके बाद 2 आवर्स। ठीक है। मान लेते हैं सेंटेंस हमारा निगेटिव है। क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव रहेगा तो यही सब रूल है, सब सेम ही रहेगा। बस निगेटिव में क्या करते हैं, नहीं कि इंग्लिश हमको नॉट लगाना है, और नॉट का यूज हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। कहाँ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब यहाँ देखिए हम आपको बता रहे हैं, नॉट का यूज हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब के बाद करना चाहिए। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल, हैव, बीन। ठीक। या शैल, हैव, बीन। अब हमको इसी में नॉट लिखना है। तो याद रखिए, कभी भी सेंटेंस लिखते हैं तो लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि नॉट के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अगर हम नॉट यहाँ लिख देते हैं तो नॉट के पहले 3 आ जाएगा, 1 2 3। ठीक। अगर हम यहाँ लिखें तो नॉट के पहले 2 आ जाएगा, और चाहिए कितना, 1, इसलिए नॉट यहाँ लिखेंगे तो नॉट के पहले आएगा 1। ठीक है। तो विल के बाद नॉट, उसी तरह से शैल के बाद नॉट, ये हर टेंस में रूल है। तो कहने का मतलब कि अगर सेंटेंस निगेटिव है तो विल शैल के बाद हम लोग क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे। ठीक है। विल शैल के बाद क्या जोड़ेंगे, नॉट जोड़ देंगे। ठीक। ये देखिए थोड़ा सा रॉन्ग है, तो देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल शैल लिखेंगे, फिर ये नॉट छूट गया था, नॉट लिखेंगे, फिर है, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। ये जो ऊपर है सब सेम है, यही जो निगेटिव है वो सब सेम है, केवल यही हमने नॉट जोड़ दिया है, बाकी ये नहीं चेंज होगा। ठीक है। ऑर्डर बस सही होना चाहिए। जैसे देखिए, रीता जनवरी से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रही होगी। क्या लिखा है, रही होगी, रहा होगा, रही होगी। और ये क्या दिया है, समय, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस क्या है, निगेटिव। अब कैसे निगेटिव है, नहीं दिया इसलिए निगेटिव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और निगेटिव सेंटेंस।
अब ट्रांसलेट करिए। पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, रीता। रीता के साथ क्या लगेगा, विल। अब सेंटेंस निगेटिव है, देखिए हमने नॉट, यहाँ मिस्टेक हो गया है, नॉट हमने यहाँ लिख दिया था, अब मिस्टेक क्या हो गई कि नॉट के पहले 2 हेल्पिंग हो गया। अच्छा ये कितना, 1, तो ऐसी जगह नॉट लिखे कि एक ही हेल्पिंग आए, तो विल के बाद नॉट रहेगा यहाँ, ठीक है। तो रीता विल नॉट हैव बीन, ठीक। उसके बाद फिर वर्ब का आईएनजी, पढ़ाना के अंग्रेजी टीच, आईएनजी जोड़ दीजिए। ऑब्जेक्ट इस इन दिस स्कूल, ठीक है ना। और उसके बाद सिंस फॉर, तो समय देखिए मंथ का नाम दिया है, तो यहाँ सिंस लगेगा, सिंस जनवरी, ठीक है। आगे देखिए, मोहन सोमवार से अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा, इसको ट्रांसलेट करना है। तो पहले देखिए लास्ट में क्या लिखा है, रहा होगा, रही होगी, आई क्या दिया है, समय। रहा होगा रही होगी के साथ समय दे देगा तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस क्या है, निगेटिव, क्योंकि नहीं आया है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, निगेटिव सेंटेंस। अब ट्रांसलेट करिए। पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मोहन। मोहन के साथ क्या लगेगा, विल। विल सेंटेंस निगेटिव है तो विल सेल के बाद नॉट, तो विल के बाद नॉट लगा दिया। उसके बाद है बीन, बीन। फिर वर्ब का आईएनजी, वर्ब इसमें कौन है, याद करना। याद करना का अंग्रेजी लर्न, लर्निंग कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, अपना पाठ, अपना पाठ, ठीक है। उसके बाद सिंस फॉर, तो समय देखिए सोमवार, ये निश्चित है इसलिए सिंस, ठीक। ये सिंस इधर चला जाएगा, मंडे इधर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मान लेते हैं सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो हमको ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इंट्रोगेटिव शब्द कहाँ पे लिखा है। इंट्रोगेटिव शब्द सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है, सेंटेंस के बीच में, दोनों जगह आ सकता है। तो मान लेते हैं कि कोई इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, लेकिन याद रखिए ये रूल सिर्फ क्या के लिए है, ठीक है। देखिए क्या को छोड़ करके, ध्यान से सुनिए, क्या को छोड़ करके कोई भी इंट्रोगेटिव हो, क्या को छोड़ के कोई भी इंट्रोगेटिव हो, उसकी अंग्रेजी हमेशा लिखी जाएगी। वो इंट्रोगेटिव चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में आया हो चाहे बीच में आया हो, इससे नहीं मतलब है। क्या को छोड़ के कोई भी इंट्रोगेटिव है तो उसकी अंग्रेजी हमेशा लिखी जाएगी। और कहाँ लिखी जाएगी, सेंटेंस के स्टार्ट में। कहाँ लिखी जाएगी, सेंटेंस के स्टार्ट में। और स्टार्ट में कहाँ, हेल्पिंग वर्ब के पहले, ठीक है ना। कब, जब क्वेश्चन वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर क्या को छोड़ के कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा कि क्या एक ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसकी अंग्रेजी कभी लिखी जाती है और कभी नहीं लिखी जाती है। फिर से सुनिए, क्या को छोड़ के कोई भी इंट्रोगेटिव हो उसकी अंग्रेजी हमेशा लिखी जाएगी। क्या एक ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसकी अंग्रेजी कभी लिखी जाती है कभी नहीं लिखी जाती है, ठीक है ना। यही हमको चेक करना है। तो अगर क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो उस क्या की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो तुरंत लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं लाइक करिए और कमेंट करिए। शेयर तो बाद में करना है, तुरंत पहले लाइक दबाइए, उसके बाद कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव कमेंट करिए, नहीं। अगर आपको बुरा लगता है बुरा कमेंट करिए, नहीं समझ में आता है वो कमेंट करिए, कुछ कमी है वो कमेंट करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा वही कमेंट करेंगे, नहीं। जो आप निष्पक्ष होकर के एक जज की तरह आप डिसाइड करिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो अगर क्या स्टार्ट में आएगा तो क्या की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे। अब देखिए क्या स्टार्ट में आएगा तो उस क्या की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखते हैं। अब प्रश्न ये अगर कोई और पूछ दे कि क्या स्टार्ट में आता है तो क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, हम व्हाट नहीं लिखते हैं। लेकिन क्या जब बीच में आता है तो क्या की इंग्लिश व्हाट लिखते हैं। अब अगर ये पूछा जाए कि क्या स्टार्ट में आता है तो उसकी इंग्लिश हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं, और जो क्या बीच में आता है तो क्यों उसकी इंग्लिश हम लोग लिखते हैं, अगर ये कोई पूछ देता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगा, उसमें देखिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर क्या स्टार्ट में आएगा तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ठीक है। हर टेंस में रूल है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, ठीक। तो देखिए पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस में रूल है। तो सब्जेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन, ये है ना, या शैल हैव बीन, यही तो है, ठीक। अब हम क्या बोले हैं कि अगर क्या स्टार्ट में आएगा तो क्या की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या की इंग्लिश व्हाट होती है,
व्हाट हम नहीं लिखेंगे। कब? जब क्या स्टार्ट में आएगा तब। करेंगे क्या? जो टेंस रहेगा उसके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर दो। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन 3 है, विल हैव बीन, तो तीनों नहीं जाएगा। जैसे नॉट के पहले केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो हम लोग विल को यहाँ लिख देंगे और हैव बीन को ही छोड़ देंगे, विल को यहाँ लिख देंगे। उसी तरह से शैल हैव बीन है तो शैल को यहाँ लिख देंगे, हैव बीन को वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल देखिए। लिखा है तो विल शैल को पहले लिख कर देंगे सब्जेक्ट के, उसके बाद सब अपने ही जगह पे रहेगा। ठीक है ना। क्या रीता 3 घंटे से खाना पका रही होगी? लास्ट में क्या लिखा है? रही होगी। और कौन सा काम हो रहा है? पकाने का। कब शुरू हुआ था? 3 घंटा हो गया। तो रहा होगी, रही होगी प्लस काम के शुरू होने का समय, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव कैसे? इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा, इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। अब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव कहाँ लिखा है। तो देखिए क्या है ना, तो क्या कहाँ लिखा है? स्टार्ट में। तो क्या जब स्टार्ट में आएगा तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, पहले विल या शैल लिखेंगे। ठीक। अब विल शैल किसके अनुसार लगेगा? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है इसमें? रीता। रीता के साथ क्या लगेगा? विल। तो देखिए विल हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव, बाकी सब अपने ही जगह पे रहेगा। फिर वर्ब का आईएनजी, पकाना के इंग्लिश कुक, फिर ऑब्जेक्ट फूड। अब उसके बाद सिंस फार, तो घंटा घंटा अनिश्चित होता है फार, और 3 घंटा 3 आवर इधर हो गया। देखिए क्या तुम 9 बजे से कपड़े धो रहे होगे लिखा है, और काम के शुरू होने का समय, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव शब्द लिखा, इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। इंट्रोगेटिव अब देखेंगे कहाँ है? स्टार्ट में दिया है। तो क्या अगर स्टार्ट में आएगा तो क्या कि इंग्लिश नहीं लिखेंगे, पहले विल या शैल लिखेंगे। तो विल, यू के साथ क्या लगेगा? विल। विल लिख दिया। ठीक है ना। ये क्या है? देखिए ये लिखना है विल शैल, तो विल हो गया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। फिर हैव, बीन, फिर वर्ब का आईएनजी। इसमें वर्ब कौन है? धोना। धोना की इंग्लिश वाश, वाश का आईएनजी वाशिंग। फिर ऑब्जेक्ट कपड़े, क्लॉथ्स। ठीक। अब देखिए उसके बाद सिंस या फार, तो 9 बजे क्या है? निश्चित, इसलिए सिंस। ठीक। नेक्स्ट अगला टाइप होता है कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के यहाँ स्टार्ट में आ रहा था, हो सकता है कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आए, बीच में आए, ये भी हो सकता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ गया, वो कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो। ठीक। सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। ये क्या के लिए है? क्या को छोड़ करके कोई भी क्वेश्चन वर्ड है वो चाहे जहाँ रहेगा उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। तो अगर क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आएगा तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे। ठीक। कहाँ लिखेंगे? सेंटेंस के स्टार्ट में। सेंटेंस के स्टार्ट में कहाँ? हेल्पिंग वर्ब के पहले। देखिए ये है ना, देखिए इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ रहता है? सब्जेक्ट के पहले। क्वेश्चन वर्ड जोड़ना हो तो इसी हेल्पिंग वर्ब के पहले ही क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, बाकी सेम रहेगा। यही देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना। विल शैल के पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया, अब बाकी ये जो ऊपर स्ट्रक्चर है वही सेम है। ठीक। तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल शैल, फिर सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब का आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम। रीता सुबह से कहाँ खेल रही होगी? लास्ट में क्या लिखा है? रही होगी। और ये क्या दिया है? सुबह से, टाइम है, रहा होगा, रही होगी प्लस समय, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वर्क है, इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव कहाँ है? बीच में है। कहाँ है? बीच में। तो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड बीच में नहीं आएगा। तो जो ही बीच में है उसको स्टार्ट में हम कर देंगे। देखिए यही, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद विल शैल। विल शैल किसके अनुसार? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है? रीता। रीता के साथ क्या लगेगा? विल। विल। फिर सब्जेक्ट हमारा रीता, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी। वर्ब कौन है? खेलना। खेलना का अंग्रेजी प्ले, आईएनजी जोड़ दीजिए। ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दीजिए। सिंस फॉर, सुबह निश्चित होता है इसलिए सिंस मॉर्निंग। ओके। देखिए इस सारे टेंस, ये लास्ट टेंस है, सारा टेंस का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। आप रिवीजन करते रहे। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप लगा नहीं पाएंगे, कुछ दिन बाद भूल जाएगा। और रिवीजन देखिए, कोई भी वीडियो देखने का तरीका होता है कि वीडियो को स्किप नहीं किया जाता, पूरा देखिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, पूरा देखिए, उसके बाद लर्न हो जाएगा। और हर कुछ दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि भूले नहीं। देखिए वह 2 घंटे से स्कूल क्यों जा रही होगी? तो रही होगी लिखा है, आई टाइम दिया है, तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव का मार्क
लगा है। इंट्रोगेटिव कहाँ है? बीच में, हिंदी में। इंग्लिश में कहाँ चला जाएगा? स्टार्ट में। देखिए क्वेश्चन वर्ड, इसी ये क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड के बाद विल सेल, विल सेल किसके अनुसार लगेगा? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है? वह की इंग्लिश सी, सी के साथ लगेगा विल। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर विल हो गया, फिर सब्जेक्ट का नंबर सी, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब का आईएनजी, जाना की इंग्लिश गो, गो में आईएनजी जोड़ दीजिए। ऑब्जेक्ट टू स्कूल, अब देखिए सिंस फॉर, इसके बाद तो सिंस फॉर समय कैसा है? अनिश्चित, इसलिए फॉर 2 डेज। ठीक है ना। अब देखिए ये तो इंट्रोगेटिव है। अगर मान लीजिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, मतलब इंट्रोगेटिव भी हो और साथ में निगेटिव भी हो, तो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो उसमें भी देखेंगे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में दिया है कि बीच में दिया है। स्टार्ट में दिया है तो उसके रूल से लगाएंगे, बीच में दिया गया है तो उसके रूल से। बस करना क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग नहीं की इंग्लिश नॉट, नहीं की इंग्लिश नॉट सब्जेक्ट के बाद जोड़ देंगे। याद रखिए कोई भी टेंस हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा, और केवल निगेटिव है तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? बीच में, तो पहले ये लिखेंगे वाई। ठीक, उसके बाद विल सेल, तो सब्जेक्ट कौन है? वे की इंग्लिश दे, दे के साथ विल। सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का आईएनजी, खेलना में आईएनजी जोड़ दीजिए। ठीक, फिर सिंस फॉर, तो सुबह से निश्चित है इसलिए सिंस मॉर्निंग। अब आगे देखिए, ये कुछ मैं आपके जानकारी के लिए लिख दे रहा हूँ। देखिए कितना की 2 इंग्लिश होती है, हाउ मच, हाउ मेनी। हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए है। ठीक है। और कितना कितनी की इंग्लिश हाउ मेनी काउंटेबल के, मतलब कि कितना के बाद कोई नाउन आएगा। अगर ये नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, यही देखना है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो कितना की इंग्लिश हाउ मच। ठीक, और अगर ये नाउन काउंटेबल है तो कितना की अंग्रेजी हाउ मेनी हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ है, अगर ये नाउन काउंटेबल है तो कितना की अंग्रेजी हाउ मच, अगर ये काउंटेबल है तो कितना की अंग्रेजी हाउ मेनी। ठीक है ना। उसी तरह से कौन सा, कौन सी की इंग्लिश के लिए विच। अब ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए लगता है। जैसे विच पेन भी होता है, जैसे कौन सा कलम, कौन सा लड़का, तो विच पेन भी सही है, विच बॉय भी सही है। ठीक, किसका किसकी के लिए हुज का प्रयोग करते हैं, किसका किसकी किसके। ठीक, हुज। किसने कौन की अंग्रेजी हु होती है, हु हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, मतलब हु सब्जेक्ट बनता है। ठीक, इसके बाद हमेशा वर्ब आएगा। अगर कहीं सेंटेंस में हु लिखेंगे तो हु के बाद हमेशा वर्ब आएगा। ठीक, किसे किसको, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक, किसे किसको की अंग्रेजी हुम होती है, क्या होती है? हुम, ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। देखिए ने, किसी नाउन या प्रोनाउन में ने लग जाए तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट है। किसी नाउन प्रोनाउन में को लग जाए तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। राम ने लगा, राम सब्जेक्ट है। उसने ने लगा, उसने सब्जेक्ट है। राधा ने, राधा सब्जेक्ट है। राधा को लग गया, राधा ऑब्जेक्ट बन गया। मोहन को लगाए, मोहन ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये देखिए कहाँ से, ये इंट्रोगेटिव है और ये से प्रीपोजिशन है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ प्रीपोजिशन लगा है तो जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो हम 2 तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए हिंदी में प्रीपोजिशन बाद में रहेगा और नाउन पहले रहता है। इंग्लिश जब बनाते हैं तो प्रीपोजिशन आगे कर देते हैं इसको इधर। तो देखिए से की इंग्लिश फ्रॉम। ठीक, क्या लिखेंगे? फ्रॉम। ठीक है। यहाँ देखिए नहीं, रुकिए, ऐसे देखिए कहाँ से की, पहले से की इंग्लिश लिखेंगे फ्रॉम, और उसके बाद कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे? वेयर। ऐसे ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या नाम है, वेयर को यहाँ लिखें, इस प्रीपोजिशन को जहाँ सेंटेंस खत्म होगा उसके लास्ट में लिख दें, ऐसे। उसी तरह से देखिए किस में प्रीपोजिशन है तो 2 तरह से लिख सकते हैं। ये पहले लिखें प्रीपोजिशन इन, और किस की अंग्रेजी विच, इन विच, एक तरीका। दूसरा तरीका कि हम विच लिखें और इस में की अंग्रेजी लास्ट में कर दें। ठीक, ऐसे नहीं करना है कि इन यहाँ लिख दें और विच को लास्ट में कर दें, ये नहीं होगा, क्योंकि विच क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड कभी लास्ट में नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड को आगे कर देंगे, यहाँ कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में आएगा, और इन को सेंटेंस के लास्ट में। दोनों तरह से लिख सकते हैं। इन विच भी सही है और विच ... इन भी सही है। ठीक है ना। चलिए
वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन ये टेंस का लास्ट वीडियो है, इसीलिए थोड़ा सा देखिए कितना दूध। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो तुरंत लाइक करिए और एक कमेंट करिए फटाक से, ठीक है। देखिए कितना दूध। अब कितना की दो इंग्लिश, हाउ मेनी और हाउ मच। तो कितना के बाद है जो नाउन आया है, ये देखिए ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसे गिनेंगे, अनकाउंटेबल जो नहीं गिना जाएगा। दूध नहीं गिना जाएगा, अनकाउंटेबल है। तो कितना की अंग्रेजी हाउ मच अ मिल्क। देखिए एक चीज़ और कि ये क्वेश्चन वर्ड है, इसी के बाद है नाउन है। तो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड नाउन अगल बगल है, आसपास। तो इंग्लिश में भी हम लोग एक ही साथ लिखेंगे। जैसे हिंदी में एक साथ है, इंग्लिश में भी एक साथ। जहाँ भी रहेगा कितना दूध एक साथ रहेगा, उसी तरह इंग्लिश में जहाँ भी रहेगा हाउ मच मिल्क एक साथ रहेगा। ये नहीं हो सकता कि हाउ मच यहाँ लिख दें, अब मिल्क को उठा के यहाँ लिख लें, ये नहीं हो सकता। कितने लड़के, कितना के बाद एक लड़का काउंटेबल है, तो कितना की अंग्रेजी हाउ मेनी। अब बॉयज़ की लड़के की अंग्रेजी हाउ में बॉयज़। अब ये एक साथ रहेगा, ये नहीं हो सकता हाउ मेनी यहाँ कर दें, बॉयज़ यहाँ कर दें, नहीं हो सकता। किसका भाई, किसका की इंग्लिश हुज। अब ब्रदर की अंग्रेजी भाई। देखिए एक साथ रहेगा। मतलब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद अगर नाउन आया तो दोनों की इंग्लिश हमेशा एक ही साथ रहेगा, और सेंटेंस के स्टार्ट में रहेगा, इधर उधर नहीं। कौन सा लड़का, कौन सा, उसके बाद लड़का नाउन है। तो जैसे हिंदी में एक साथ, इंग्लिश में भी एक साथ। कौन सा का लड़की इंग्लिश विच, लड़का इंग्लिश बॉय, ठीक। अभी आप एग्जाम्पल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। फ्यूचर इंडेफिनिट अगर नहीं समझ में आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का वीडियो निकालिए, वहाँ से इसको समझ लीजिए, ठीक है। ठीक। वह कहाँ से आ रही है, ये देखिए मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से आ रही है। तो देखिए कहाँ से को पहले लिखा है, और कहाँ की इंग्लिश यहाँ, ठीक है ना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव का रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ये रूल होता है। अब जिसने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाए और फ्यूचर कंटिन्यूअस का वीडियो वहाँ से देख ले। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। वेयर को ही रहने दे, ये फ्राम को उठा के देखिए लास्ट में कर दिए, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। वह कौन सी पुस्तक खरीदेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट का वीडियो निकाल करके देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए कौन सी के बाद ये नाउन दिया है, ठीक। तो जैसे हिंदी में अगर एक साथ है, इंग्लिश में भी एक साथ रहेगा, और स्टार्ट में। अब ये इसमें पूछा जाए क्वेश्चन वर्ड कौन है, तो ये नहीं कहेंगे कि ये क्वेश्चन वर्ड हमारा इतना बन गया। ये क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब जिनको नहीं कोई प्रॉब्लम है वो जा करके वीडियो में सारा रिवाइज कर डालें, ठीक। अगर आपने समझ लिया तो ये आपके लिए 4 सेंटेंस है, इसको आप अपने से लगाइए, लगा करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। ये देखिए इसमें कोई पास्ट इंडेफिनिट है, कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब टेंस आप पहचानिए, नहीं आता है, सारा वीडियो पड़ा हुआ है। तो अब आपका फ़र्ज ये बनता है, आज मैंने टेंस सारा कवर कर दिया, सारा ख़त्म। अब आपका फ़र्ज ये बनता है कि आप वीडियो को बार बार देखिए, ठीक। वीडियो देखते समय वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए। एक दिन में एक वीडियो 2 वीडियो रिवाइज करिए, ठीक। हर हफ्ते रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि भूले नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।